गाइस तो कहानी की शुरुआत में हमारा एमसी बोल रहा होता है, ये दुनिया बिल्कुल रियल वर्ल्ड जैसी है। पर यहाँ पर एक चीज है जो कि असलियत में कभी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। यहाँ पर वो एनिमल्स भी हैं जो कि अर्थ पर एग्जिस्ट नहीं करते। एक मिस्टीरियस वर्ल्ड जहाँ पर बड़े बड़े मॉन्स्टर्स रहते हैं। इस दुनिया में एक हैंचमैन नाम का डीमन लॉर्ड रहता है जो कि पूरी दुनिया पर राज कर रहा है। इस दुनिया में सबका बस एक ही गोल है, डीमन किंग को डिफीट करना। इसी गोल के साथ वॉरियर्स और उनकी टीम पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल कर रही है। पर उनके बीच एक बहुत ही अजीब सा वॉरियर है जिसका बहुत ही अलग काम है, और वो काम है मॉन्स्टर्स को समन करना उनकी ड्राइंग बनाकर। हालांकि ये चीज दिखने में बहुत ही अजीब लगती है पर है बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव। ये है एक ऐसे शख्स की कहानी जो मॉन्स्टर्स की ड्राइंग बनाकर किसी भी फाइट को जीत सकता है। एक्चुअली ये एक वेबटून है जिस पर मेरा भाई काम कर रहा है। क्या घटिया स्टोरी है, इसमें तो बिल्कुल भी मजा नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा कोई कैसे इतनी बचकानी और कंफ्यूजिंग स्टोरी बना सकता है। ऐसी बकवास स्टोरी पर काम करके क्या फायदा, जबकि हमें पता है ये एक ट्रैश है। एनीवेज, देखते हैं ये स्टोरी किस किस को पसंद आई। क्या इस पर तो केवल एक ही कमेंट है। इवन एक एलिमेंट्री स्कूल का बच्चा भी इससे अच्छी और एंटरटेनिंग स्टोरी बना देगा। पता नहीं मेरे भाई के दिमाग में ऐसी बकवास स्टोरी आई कहाँ से। एमसी ये सब सोच ही रहा होता है, तभी रूम में उसका भाई आ जाता है। उसका भाई उससे पूछता है, सिन जिनहू, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? एमसी अपने भाई युंग को देखकर घबरा जाता है। युंग उससे पूछता है, क्या तुम्हें मेरी स्टोरी पसंद नहीं आई? तुमने उसे पढ़ा है ना, तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हें वो बेकार लगी? एमसी सोच रहा होता है, अब मैं इसे बताऊं कि ना बताऊं। उसका भाई उससे बोलता है, तुम बताते हो या मैं तुम्हारे सीक्रेट्स मॉम को बता दूं? जिनहू उससे बोलता है, क्या तुम अपने काम से काम नहीं रख सकते? हाँ हाँ, ये एक ट्रैश है। क्या तुम्हें अब सेटिस्फैक्शन मिली? मुझे तो ये लगता है तुम्हें ये सब करने से अच्छा कोई जॉब कर लेनी चाहिए थी। युंग उसकी बात सुनकर निराश हो जाता है और बोलता है, तुम सही बोल रहे हो मेरे भाई, मैं अब समझ चुका हूँ मुझे क्या करना है। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। एमसी उससे बोलता है, कहाँ जा रहे हो तुम? पर युंग उसकी एक भी बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। जिन्हो सोचता है, क्या मेरी बात का इसको इतना बुरा लग गया? मैंने तो ये सब उसके भले के लिए ही बोला था। मैं ये नहीं बोल रहा कि उसकी ड्राइंग बेकार है, पर उसकी स्टोरी एकदम बकवास है। क्या मुसीबत है, मुझे नहीं पता था वो मेरी बात का इतना बुरा मान जाएगा। खैर, हमेशा की तरह मुझे पता है वो कुछ देर में वापस आ जाएगा। वो अपने गेट की तरफ देखकर ये बात बोल रहा होता है। तभी सीन आगे शिफ्ट होता है और हमारा एमसी बोल रहा होता है, 1 महीना हो गया मेरे भाई को गए हुए, पर वो वापस नहीं आया। उसके मॉम डैड बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं और पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लिखवाने लगते हैं। जिन्हों अपने भाई की फोटोज सब में बांट रहा होता है, पर उसके ये सब करने का कोई फायदा नहीं होता। कुछ साल बीत जाने के बाद एमसी सोचता है, मैं एक लकी आदमी हूँ जिसको 23 साल की उम्र में ही गेम डेवलपिंग कंपनी में जॉब मिल गई। हालांकि ये बात अलग है कि अभी मैं सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय ही हूँ। मेरा रोल इस कंपनी में कैरेक्टर्स को ड्रॉ करना है, और अब तो शायद मैं इस चीज में और भी ज्यादा एक्सपर्ट हो चुका हूँ। मैं हमेशा अपनी ड्राइंग को लेकर बहुत ही कॉन्फिडेंट रहता हूँ। स्पेशली लोगों के कंपैरिजन में मुझे मॉन्स्टर्स को ड्रॉ करना ज्यादा पसंद है। बातों बातों में ही वो एक स्केच बनाकर रेडी कर देता है। उसका बनाया हुआ स्केच एकदम प्रोफेशनल लग रहा होता है। वो सोचता है, चलो अब नेक्स्ट क्रिएचर बनाते हैं। पर उतनी देर में वो अपने पीछे बैठी हुई 2 लड़कियों की बातों को सुनता है। वो लड़कियां एक दूसरे से बात कर ही रही होती हैं कि उतनी देर में उनमें से एक लड़की बोलती है कि तुमने जिन्हों की ड्राइंग देखी है, वो केवल मॉन्स्टर्स ही बनाता है, मुझे तो वो बहुत ही क्रीपी लगते हैं। और वो ये भी बोलती है कि मैंने तो सुना है उसके भाई ने सुसाइड कर ली, और मैंने तो ये भी सुना था जिन्हों ही वो रीजन है जिसकी वजह से उसका भाई मर गया। जिन्हों ये सब सुनकर शॉक्ड हो जाता है और उसके हाथ कांपने लगते हैं। वो ये सोचता है, मेरी वजह से? क्या मैं ही अपने भाई के डेथ का रीजन हूँ? तभी उसके ऑफिस की एक एम्प्लॉय उसके पास आकर बोलती है, एक्सक्यूज मी जिन्हो, क्या आज तुम मेरे साथ लंच करना चाहोगे? बहुत टाइम हो चुका है जब से हम दोनों ने साथ में लंच नहीं किया। मेरे पास कोई नहीं है जिससे मैं बात कर सकूं, तो अगर तुम मेरे साथ लंच करोगे तो मुझे कंपनी मिल जाएगी। इस लड़की का नाम ली सेहा होता है। ये जिन्हो की टीममेट है और उसके साथ बैठकर ही काम करती है। जिन्हो उसे देखता है और सोचता है, सेहा ने कंपनी जब ज्वाइन की थी जब वो मुझसे भी ज्यादा यंग थी। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। ये एक पार्ट टाइमर है, फिर भी अपने काम को बखूबी निभाती है। और सेहा उन चुगली करने वाली लड़कियों जैसी भी नहीं है, बल्कि वो तो उन लोगों से बात भी नहीं करती। सेहा एमसी से बोलती है, तुम सोच क्या रहे हो, चलो साथ में लंच करने चलते हैं। जिन्हो उसे मुस्कुराते हुए थैंक्स बोलता है। उतनी ही देर में उन सबकी सुपरवाइजर वहां पर आ जाती है और वो आते ही बोलती है,
मेरी टीम अभी तक बातें ही कर रही है क्या? तुम लोग कोई बच्चे नहीं हो जो इस तरह से अपना टाइम बर्बाद करो। खैर ये सब बातें छोड़ो, मुझे एक अर्जेंट मीटिंग करनी है, तो लंच तुम लोग बाद में कर लेना। तुम सभी लोगों को एक नया प्रोजेक्ट दिया जा रहा है, इसे बिल्कुल भी इजी मत समझना। सभी लोग सोच रहे होते हैं ऐसी क्या बात है इस प्रोजेक्ट में जो सुपरवाइजर ने हमें इतनी अर्जेंटली बुला लिया। तभी वो लड़की उन्हें उनके प्रोजेक्ट के बारे में समझाने लगती है। वो प्रोजेक्ट एक नए गेम के बारे में होता है। उतनी ही देर में अचानक से एक अर्थक्वेक वहां पर आ जाता है और पूरी बिल्डिंग हिलने लग जाती है जोर जोर से। और वो कोई छोटा मोटा अर्थक्वेक नहीं होता, वो एक बहुत ही ज्यादा बड़ा और खतरनाक अर्थक्वेक होता है। सभी चीजें इधर उधर बिखरने लग जाती हैं और सभी लोग नीचे गिरने लगते हैं। सेहा का पैर फिसलता है और वो नीचे जैसे ही गिरने वाली होती है, हमारा एमसी उसको बचा लेता है। वो उससे पूछता है, सेहा क्या तुम ठीक हो? सेहा उसे रिप्लाई करते हुए बोलती है, थैंक यू जिनहो। तभी उन्हें एक जोर के धमाके की आवाज सुनाई देती है और हम देखते हैं उस बिल्डिंग की छत टूटने लगती है। उनमें से एक लड़का बोलता है, ये बिल्डिंग टूटने वाली है, हम सबके सब यहीं मारे जाएंगे। सभी लोग जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलो। जिन्हो बोलता है, हमारे पास निकलने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है। और उतनी ही देर में कोई उसका पैर पकड़ लेता है और ये कोई और नहीं, वही लड़की होती है जो जिन्हो की बुराई कर रही होती है। वो उससे बोलती है, जिन्हो प्लीज मेरी मदद करो, मेरे पैरों में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है, मैं हिल भी नहीं सकती, प्लीज मुझे बचा लो जिन्हो। एमसी उससे बोलता है, प्लीज तुम घबराओ मत, हम सभी के सभी यहाँ से सही सलामत बाहर निकल जाएंगे। वो सोच रहा होता है ये सब अभी क्यों होना था। उतनी देर में वो बिल्डिंग कोलैप्स कर जाती है और गिर जाती है। एमसी सोचता है आखिरकार यही मेरा अंत है। तभी सीन दूसरी जगह पर शिफ्ट होता है और एमसी अपनी आंखें खोलकर देखता है और वो शॉक हो जाता है ये सब देखकर और बोलता है, ये यहाँ पर क्या चल रहा है? वो सब के सब सही सलामत होते हैं। वो बोलता है, ये सब कैसे हो गया और हम यहाँ कैसे आ गए? वो सेहा को देखता है और सोचता है सेहा भी यहाँ पर है। उसे ये सब देखकर कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, पर वो एक चीज नोटिस करता है, वहां पर सिर्फ वही लोग होते हैं जो कि मीटिंग कॉन्फ्रेंस में थे। उसकी टीम लीडर और असिस्टेंट मैनेजर और उसके सारे के सारे दोस्त, सभी के सभी उस जगह पर टेलीपोर्ट हो चुके थे। एमसी ये सब देखकर शॉक्ड हो जाता है और सोचता है टेलीपोर्टेशन कैसे पॉसिबल है, ये तो सब फिक्शन बातें हैं ना। फिर वो सोचता है सबसे पहले मुझे इन सबको उठा देना चाहिए। वो सबसे पहले सेहा को उठाने के लिए जाता है और उससे बोलता है, सेहा तुम जिंदा भी हो, जल्दी उठो। सेहा अपनी आंख खोलती है और एमसी से पूछती है, क्या हुआ जिन्हो, हम यहाँ पर कैसे आ गए? हमारी कंपनी में तो एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था ना। एमसी बोलता है, मेरी आंखें भी बस अभी अभी खुली हैं और मैं भी यही बात सोच रहा हूँ। सेहा उससे बोलती है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? इस बात का रिप्लाई करते हुए एमसी बोलता है, सबसे पहले हमें इन सबको उठाना होगा। वो दोनों मिलकर सभी को उठाने लगते हैं। तभी उनमें से एक लड़की की आंखें खुलती हैं और वो जोर जोर से रोने लगती है। वो ये सोच रही होती है, लगता है मैं मर चुकी हूँ। असिस्टेंट मैनेजर भी यही सोच रहा होता है, क्या हम सच में मर गए? और वो लड़की अभी भी जोर जोर से रोए ही जा रही होती है। सेहा उससे बोलती है, मिंजू प्लीज शांत हो जाओ। हमारा एमसी भी उससे बोलता है, मिंजू तुम्हें शांत हो जाना चाहिए, ऐसे रोने से किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। असिस्टेंट मैनेजर उससे चिल्लाते हुए बोलता है, तुम क्या इडियट हो, तुम हमें ऐसी सिचुएशन में शांत रहने को कह रहे हो? एमसी भी उससे चिल्लाते हुए बोलता है, तो तुम क्या चाहते हो, हम यहीं पर ऐसे ही बैठे रहें? अगर हमें सिचुएशन का पता नहीं चलेगा तो हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? तभी उनमें से एक लड़की बोलती है, जिन्हो सही कह रहा है, हम लोगों को शांत हो जाना चाहिए और ये पता लगाना चाहिए कि हम इस वक्त हैं कहाँ पर। वो उससे पूछती है, जिन्हो तुम सबसे पहले उठे थे ना, तो तुम हमें बताओ, तुमने उठते ही सबसे पहले क्या देखा? तभी वो लड़की मिंजू हमारे एमसी से बोलती है, ये तुम्हारे पॉकेट में अजीब सी चीज क्या है? उसे पता लगता है ये तो एक बच्चों का ड्राइंग पेपर होता है। वो हमारे एमसी से बोलती है, तुम तो कितने जवान हो चुके हो और ये बच्चों की चीजें कैरी करते हो? पर वो देखती है उन पेपर्स पर कुछ भी नहीं बना होता, वो सब के सब ब्लैंक होते हैं। तभी वो सोचती है मुझे इन पर कुछ ड्रॉ कर लेना चाहिए और एक क्यूट सा बियर बनाने लगती है उस पर। जिन्हू सभी लोगों से बोल रहा होता है, मुझे लगता है हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये हमारी दुनिया से बिल्कुल भी अलग नहीं दिख रही। तभी उन्हें बहुत जोर जोर से गुर्राने और चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। असिस्टेंट मैनेजर बोलता है, ये आवाज कैसी है, क्या फिर से एक अर्थक्वेक आने वाला है? तभी सेहा बोलती है, वहां पर देखो कौन आ रहा है। तभी हमें देखने को मिलता है एक बड़ा सा मॉन्स्टर्स का झुंड उनकी तरफ चला आ रहा होता है। उन मॉन्स्टर्स के ग्रुप में बहुत सारे गॉब्लिन्स होते हैं। सब लोग उन्हें देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं।
सेहा बोलती है, ये किस तरह के क्रिएचर हैं? एमसी उन्हें देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि वो गोबलिन्स छोटे साइज के नहीं होते, वो बहुत ही बड़े बड़े होते हैं। वो सारे मॉन्स्टर्स धीरे धीरे करके उनके पास बढ़ने लगते हैं। असिस्टेंट मैनेजर घबराते हुए बोलता है, यहाँ पर कोई नहीं है जो हमें बचा सके। यहाँ के सारे सिटीजन्स कहाँ पर गए? मिंजू बोलती है, कहीं हम नर्क में तो नहीं आ गए? टीम लीडर उसकी ये बात सुनकर बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है। सेहा भी जिन्हो से बोलती है, जिन्हो, क्या ये नर्क है? हमारा एमसी बोलता है, सेहा, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि हम नर्क में आ चुके हैं। तभी एमसी सोच में पड़ जाता है और ये सोचने लगता है कि इन मॉन्स्टर्स को मैंने पहले कहीं तो देख रखा है। आई स्वेयर मैंने इन्हें कहीं देखा है, पर मुझे ये चीज याद क्यों नहीं आ रही। और दूसरी तरफ गोबलिन्स उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहे होते हैं। वो सभी के सभी घबरा रहे होते हैं। वो सभी बोलते हैं, अगर हम सब मिलकर भी लड़ें तब भी इनमें से किसी एक को भी नहीं हरा सकते। मिंजू घबराते हुए असिस्टेंट मैनेजर का हाथ खींचते हुए बोलती है, मिस्टर मीनहो, आप जाकर यहाँ रहने वाले सिटीजन से हेल्प क्यों नहीं मांगते? कम से कम एक बार उनसे मिलकर तो आओ, क्या पता वो हमारी मदद करने के लिए तैयार हो जाएं। मीनो उससे घबराते हुए बोलता है, अगर वो सिटीजन्स नहीं इन्हीं की तरह मॉन्स्टर्स हुए तब हम क्या करेंगे? मिंजू उससे चिल्लाते हुए बोलती है, तुम हमेशा हमारे सामने टफ और हार्ड बनने का ट्राई करते हो, पर हो तो तुम असल में एक फट्टू इंसान। असिस्टेंट मैनेजर उससे बोलता है, हे, तुम मुझसे इस तरह से बदतमीजी से बात नहीं कर सकती। मिंजू उससे बोलती है, मैं तुमसे बदतमीजी से बात न करूं तो किस तरह से बात करूं? मैंने तो तुमसे बड़ा फट्टू आज तक कहीं नहीं देखा। तब असिस्टेंट मैनेजर घबराते हुए बोलता है, ठीक है, मुझे उन लोगों से बस जाकर बात ही करनी है ना। मैं बस जाकर उनसे प्यार से बात करूंगा और सिचुएशन को हैंडल कर लूंगा। तब असिस्टेंट मैनेजर अपने मन में सोचता है, सही तो सोच रहा हूँ मैं पहले भी अपनी दुनिया में एक बार मर चुका हूँ, और अगर मैं यहाँ पर मर गया तो क्या ही फर्क पड़ेगा। और ये जगह शायद नर्क है, और नर्क में थोड़ी ना कोई मर सकता है। ये कमीने मॉन्स्टर्स, ये अपने आप को समझते क्या हैं? हमारी लाइफ में क्या कम प्रॉब्लम थी जो ये भी आ गए? तभी वो आगे बढ़कर मॉन्स्टर्स के पास जाकर उन्हें हेलो करने लगता है। वो सभी मॉन्स्टर्स उसे गुस्से में घूर रहे होते हैं। असिस्टेंट मैनेजर उन मॉन्स्टर्स से बोलता है, हम सभी लोग अर्थ से आए हैं, क्या तुम कोरियन बोल सकते हो? हमारा एमसी उससे बोलता है, मिस्टर मीनो, एक मिनट रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो? पर मीनो उसकी एक बात नहीं सुनता और मॉन्स्टर्स से बोलता है, प्लीज रुक जाओ और यहाँ से चले जाओ वापस। पर मॉन्स्टर्स उसे गुस्से में घूरने लगते हैं। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। एमसी उससे चिल्लाते हुए बोलता है, मिस्टर मीनो, जल्दी करो, भागो यहाँ से। पर तभी उनमें से एक मॉन्स्टर अपने वेपन से उस पर अटैक करने लगता है। मीनो ये सब देखकर शॉक्ड हो जाता है। एमसी उससे चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, मिस्टर मीनो, जल्दी वहां से भागते क्यों नहीं? पर हम देखते हैं जब वो मॉन्स्टर मीनो पर अटैक करता है तब वो जैसे तैसे करके अपने आप को बचा लेता है और जमीन पर जाकर गिर जाता है। मीनो बोलता है, मैं तो इनसे कितने प्यार से बात कर रहा था, पता नहीं ये मुझ पर अटैक क्यों कर रहे हैं। इतना बोलकर वो वहां से उठकर भागने लगता है और मॉन्स्टर्स भी उसका पीछा करने लगते हैं। मीनो चिल्लाते हुए बोलता है, क्या हम अभी तक मरे नहीं हैं? मीनो रोते हुए बोलता है, तुम्हें जितने पैसे चाहिए तुम उतने ले लो, पर मुझे छोड़ दो। सेहा एमसी से बोलती है, ये लोग कौन हैं और हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं? क्या ये हमारे ऊपर इसलिए अटैक कर रहे हैं क्योंकि हम दूसरी दुनिया से आए हैं? एमसी उसका रिप्लाई करते हुए बोलता है, इस टाइप के गोबलिन को ऑर्क कहते हैं। सेहा घबराते हुए बोलती है, क्या तुम्हें इस चीज के बारे में कैसे पता कि इनको क्या बोलते हैं और क्या नहीं? तो एमसी उसका रिप्लाई करता है और बोलता है, मैं ही वो इंसान हूँ जिसने इन्हें बनाया है। तब टीम लीडर हैरान होकर उससे बोलती है, क्या तुमने इन्हें डिजाइन किया है? अगर ऐसा है भी तो ये रियल वर्ल्ड में कैसे आ गए? तब एमसी बोलता है, ये बात तो मुझे भी नहीं पता कि ये मॉन्स्टर्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं। मैंने तो इन्हें तब बनाया था जब मैं छोटा बच्चा था। सेहा उससे पूछती है, तो इस हिसाब से अगर हमें इन्हें मारना है तो हमें क्या करना होगा? एमसी उससे बोलता है, इस बात का तो मुझे भी नहीं पता, पर जो बात मुझे पता है वो ये है कि इन लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। एमसी भागते भागते सोच रहा होता है, हम लोगों को कैसे भी करके अपनी जान बचानी होगी। पर तभी मिंजू का पैर किसी चीज में टकरा जाता है और वो गिर जाती है। एमसी सोचता है, ये भी अभी होना था क्या? वो सभी लोग उससे बोलते हैं, मिंजू, जल्दी उठो और भागो वहां से। पर वो उनके सामने घुटने टेक कर बैठ जाती है
और उन्हें देखने लगती है। वो सभी के सभी ऑर्क्स उसकी तरफ गुस्से में देख रहे होते हैं। ये सब देखकर मिंजू वहीं पर ही बैठकर रोने लगती है। एमसी चिल्लाते हुए बोलता है, मैंने तुमसे कहा था ना, उठकर जल्दी से वहां से भागो। वहीं दूसरी तरफ मिंजू जोर जोर से रो रही होती है। सेहा हमारे एमसी से बोलती है, चलो जल्दी से यहाँ से भागते हैं। इस सिचुएशन में हम उसकी मदद नहीं कर सकते। अब बहुत देर हो चुकी है, चलो यहाँ से। पर तभी एमसी की नजर वहां पड़े पेन और पेपर पर जाती है। एमसी सोचता है, ये चीजें यहाँ पर क्या कर रही हैं। और दूसरी तरफ मिंजू अभी भी जोर जोर से रोए जा रही होती है। सेहा एमसी से बोलती है, जिन्हो चलो यहाँ से भागते हैं, ये तुम क्या कर रहे हो। पर जिन्हो को तो समझ में आ चुका होता है कि उसे आगे क्या करना है। वो तेजी से मिंजू की तरफ भागता है और यही सोच रहा होता है, अगर मेरी ट्रिक ने काम नहीं किया तो मेरा क्या होगा। वहीं दूसरी तरफ ऑर्क्स भी मिंजू के पास आ चुके होते हैं। मिंजू हमारे एमसी से बोलती है, जिन्हो तुम मुझे बचाने के लिए आए हो। पर एमसी उस पेन और पेपर को देखकर सोचता है, मेरे भाई की कॉमिक के हिसाब से अगर मैं इन कार्ड्स पर किसी भी क्रिएचर को ड्रॉ करूंगा तो वो आकर हमारी मदद कर सकता है। अगर ये कार्ड्स वही हैं तो शायद हम सब बच जाएंगे। एमसी सोच रहा होता है, ये चीज काम तो करेगी ना। जिन्हो उन कार्ड्स को उठाकर जाने लगता है, पर मिंजू उसका हाथ पकड़कर बोलती है, प्लीज मत जाओ और मुझे अपने साथ ले चलो। मेरे पैर बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं, मैं खुद से खड़ी भी नहीं हो सकती, प्लीज मुझे बचा लो। एमसी उससे बोलता है, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे थोड़ा समय चाहिए। पर उतनी ही देर में वो ऑर्क मिंजू पर अटैक कर देता है। सभी को लग रहा होता है वो दोनों वहीं पर ही मारे जाने वाले हैं। बाकी सब वहां से भाग जाते हैं, पर सेहा अभी भी जिन्हू को बुला रही होती है। जिन्हू भी सोच रहा होता है, शायद हम लोग यहीं मारे जाने वाले हैं अब। पर तभी उसके एक कार्ड में से बहुत ही अजीब सी लाइट निकलती है। वो निकलने वाली लाइट बहुत ही ज्यादा तेज होती है, जो कि मॉन्स्टर्स की आंखों में चुभती है। उस लाइट की रोशनी से सभी लोग अपनी आंख बंद कर लेते हैं। पर हम देखते हैं जो मॉन्स्टर मिंजू पर अटैक कर रहा होता है उस पर खुद कोई अटैक कर देता है। उस अटैक के बाद उसकी तो आंखें ही बाहर आ जाती हैं। सेहा सोच रही होती है, ये कैसे हो गया। इतने बड़े मॉन्स्टर को किसी चीज ने पलक झपकते ही हरा दिया। टीम लीडर और असिस्टेंट मैनेजर भी ये सब देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। उस मॉन्स्टर को पंच मारने वाला और कोई नहीं, एक छोटा सा टेडी बियर होता है। एमसी सोचता है, सीरियसली यहाँ पर क्या मजाक चल रहा है। और दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर एक पंच में ही ढेर हो जाता है। सभी सोचते हैं यहाँ पर ये सब चल क्या रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। सेहा हमारे एमसी से बोलती है, जिन्हो तुम ठीक हो ना, यहाँ पर अभी अभी ये क्या हुआ। एमसी उसका रिप्लाई करता है और बोलता है, यही चीज तो मैं भी समझ नहीं पा रहा। सबके सब ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि उन लोगों को एक छोटे से टेडी बियर ने बचाया है। और इसी बीच हम ये भी देखते हैं कि वो टेडी बियर मार्शल आर्ट में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट होता है और अकेला ही उन सभी मॉन्स्टर्स को टक्कर दे रहा होता है। तभी हम देखते हैं किसी घर में एक बहुत ही जोर का धमाका होता है और कुछ एडवेंचरर्स उस गांव की तरफ बढ़ रहे होते हैं। वो लोग उस धमाके को देखते हैं और उनमें से एक आदमी बोलता है, क्या ये एक समनर का काम है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं एक छोटा सा टेडी बियर उन सभी ऑर्क्स को बराबरी की टक्कर दे रहा होता है। और इतना ही नहीं, उनमें से आधों को तो वो ढेर भी कर देता है। वहां खड़े सारे लोग ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। सेहा हमारे एमसी से बोलती है, मुझे नहीं पता यहाँ पर क्या चल रहा है, पर मुझे लगता है यही असली मौका है यहाँ से भाग निकलने का। तभी टीम लीडर उनसे कहती है, हम लोगों को शायद यहाँ से नहीं भागना चाहिए। सेहा उससे बोलती है, तुम्हारे ये कहने का मतलब क्या है। तभी हमारा एमसी अपने टीम लीडर की बात को समझ जाता है और लोगों को भी समझाने लगता है। वो सभी को बोलता है, ये टेडी बियर 5 स्टार रैंक का है। तो सेहा उससे पूछती है, 5 स्टार रैंक का मतलब क्या होता है। मिंजू हमारे एमसी से बोलती है, ये तुम क्या बोल रहे हो, कम से कम उस भाषा में तो बोलो जो हम लोगों को समझ में आए। एमसी उससे बोलता है, तुम चिंता मत करो, अभी मैं तुम लोगों को समझाता हूँ। वो बोलता है, मुझे इतना तो यकीन है कि ये टेडी बियर एक ऑर्क से तो कभी नहीं हारेगा। और ये सब उन लोगों को साफ साफ दिख भी रहा होता है, जिस तरह से वो उन सभी ऑर्क्स को धीरे धीरे करके मार रहा होता है। और एट द एंड उनमें से कोई नहीं बचता, सबके सब मर जाते हैं। उन सभी ऑर्क्स के मरने के बाद वो लोग चैन की सांस ले पाते हैं। वो टेडी बियर भी अपना काम खत्म करने के बाद चैन की सांस लेता है। वो ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसके रहते इन लोगों को डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पर ये देखकर वो लोग तो बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। वो टेडी बियर उनकी तरफ बढ़ने लगता है तो वो सब के सब वहां से डर के भागने लगते हैं।
मिस्टर मीनो घबराते हुए बोलता है, हे टेडी बियर, हमारी तरफ मत आओ। हमारा एमसी उनसे बोलता है, तुम लोगों को डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये तुम्हें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाने वाला। वो टेडी बियर सोच रहा होता है, ये लोग मुझसे क्यों डर रहे हैं जबकि मैंने ही इनकी जान बचाई है। एमसी उन सभी लोगों से बोलता है, अरे रुक भी जाओ, तुम लोगों को इतना डरने की जरूरत नहीं है। ये टेडी बियर हमारी साइड है, तुम्हें इससे क्यों डर लग रहा है? क्या तुम सभी ने अभी देखा नहीं कि इसने हमारी जान कैसे बचाई? मिस्टर मीनो घबराते हुए बोलता है, अगर इसने हम में से किसी को मार दिया या फिर अपने मुंह से लेजर लाइट छोड़ दी तो? मिंजू उससे घबराते हुए बोलती है, तुमने देखा नहीं इसने कैसे एक ही हिट में उन बड़े बड़े मॉन्स्टर्स को गिरा दिया। क्या पता ये हम लोगों को भी अपना दुश्मन समझकर मार दे। तभी एमसी उस टेडी बियर के सर पर हाथ फेर कर बोलता है, हम लोगों को उन मॉन्स्टर्स से बचाने के लिए थैंक यू। टीम लीडर उससे बोलती है, तुम इतने कॉन्फिडेंस से उससे बात कैसे कर रहे हो जिन्हो? ये सब देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम इस जगह को जानते हो। ये सब बातें सुनकर सेहा भी सोच में पड़ जाती है। तभी एमसी बोलता है, जब से हम यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर जो जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, जो जो मैंने सोचा था यहाँ पर सब वैसा ही हो रहा है। ये जगह एक वेबटून के अंदर है जिसे मेरे भाई ने क्रिएट किया था। असिस्टेंट मैनेजर उसकी बात सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो उससे बोलता है, तुम हमारे साथ मजाक कर रहे हो ना? तभी मिंजू उसका कॉलर पकड़कर बोलती है, अब तुम ही बताओगे हम यहाँ से बाहर कैसे निकलें? तो एमसी उसका रिप्लाई करता है और बोलता है, अगर मुझे पता होता तो मैं तुम लोगों को पहले ही ना बता देता। तभी टीम लीडर मिंजू से बोलती है, एक मिनट उसे छोड़ो तो कम से कम उसे अपनी बात तो बोलने दो। तभी टीम लीडर हमारे एमसी से बोलती है, ये वही वेबटून है ना जिसे तुम्हारे भाई ने बनाया था? तब तो तुम्हें इसके बारे में सारी जानकारी होगी, तो क्या तुम हमें और कुछ बता सकते हो इसके बारे में? तब हमारा एमसी बोलता है, ये वही कार्ड है जिसमें से मैंने इस टेडी बियर को समन किया। कम से कम मुझे तो ऐसा ही लगता है। जो वेबटून मेरे भाई ने बनाई थी उसके अंदर समनर्स होते हैं जो कि इन कार्ड्स पर मॉन्स्टर्स की ड्राइंग बनाते हैं और उन्हें समन कर कर एक दूसरे से फाइट करते हैं। तभी मिंजू बोलती है, अगर इस बारे में मैं ध्यान से सोचूं तो ये टेडी बियर तो मैंने उस कार्ड पर ड्रॉ किया था ना, तो इसका मतलब ये है क्या मैं भी समनर हूँ? तब एमसी उसका रिप्लाई करते हुए बोलता है, नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि वो कार्ड और पेन दोनों मेरे थे, बस तुमने तो उन पर ड्राइंग की है ना। तब टीम लीडर हमारे एमसी से बोलती है, क्या हमें हमेशा इस पेन और पेपर पर ही रिलाय करना होगा जब भी कोई मॉन्स्टर दिखेगा तो? तब हमारा एमसी उसे रिप्लाई करते हुए बोलता है, नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि सभी कैरेक्टर्स के पास अलग अलग स्किल्स थी। इसका मतलब अगर मेरे पास पेन और कार्ड है तो सबके पास जरूर कोई ना कोई स्पेशल आइटम होगा। तो मीनो कहता है, क्या हमें इस पर सच में भरोसा करना भी चाहिए? तभी सेहा उससे बोलती है, मिस्टर मीनो, अपने पीछे मुड़कर देखो, कोई चीज चमक रही है। तो मीनो उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है। उसके पीछे एक तलवार होती है और वो ये बोलता है, ये स्वॉर्ड मेरे पीछे कितने टाइम से है, मुझे पक्का विश्वास है ये पहले वहां पर नहीं थी। खैर, अब जो भी है, अगर और मॉन्स्टर्स दिखाई दिए तो हम इसे यूज कर सकते हैं। तभी मिंजू उस स्वॉर्ड को निकालने का ट्राई करने लगती है, पर उससे वो निकलती नहीं है। इसीलिए बाकी दोनों लड़कियां और वो टेडी बियर भी उसकी मदद करने लगते हैं, पर तब भी वो सब मिलकर उस स्वॉर्ड को नहीं निकाल पाते। सब लोग हार मानकर बैठ जाते हैं और बोलते हैं, इसे निकालना तो इम्पॉसिबल है। पर हमारा छोटा सा टेडी बियर अब भी उसे निकालने का ट्राई कर रहा होता है। तभी हम क्या देखते हैं, असिस्टेंट मैनेजर उसे एक बार में ही बाहर निकाल लेता है और वो बोलता है, जिसको जो चीज मिली है उसे उसका रियल ओनर ही यूज कर सकता है। बाकी सभी लोग भी ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं कि मिस्टर मीनो ने उसे एक बार में ही निकाल दिया। तभी मीनो बोलता है, पता नहीं तुम्हें ये इतनी भारी क्यों लग रही थी, मुझे तो ये बहुत ही ज्यादा लाइट स्वॉर्ड लग रही है। तभी जिन्हो उसे बोलता है, लगता है ये स्वॉर्ड तुम्हारे लिए ही बनी है और तुम्हें इसकी मैजिक स्वॉर्ड्समैनशिप मिल चुकी है। मीनो उससे सरप्राइज्ड होकर पूछता है, ये स्वॉर्ड्समैनशिप क्या होता है? तब एमसी उसे समझाते हुए बताता है, जैसे मैं अपने कार्ड को यूज करके मॉन्स्टर्स को समन कर सकता हूँ, शायद तुम भी अपने स्वॉर्ड को यूज करके किसी न किसी टाइप का तो मैजिक कर ही सकते होगे। ये बात सुनकर मीनो अपनी स्वॉर्ड को देखने लगता है और सोचता है, अब मैं भी मैजिक स्वॉर्ड मैन यूजर हूँ। तभी हमारा एमसी उससे बोलता है, क्यों ना तुम अपनी स्वॉर्ड को यूज करके तुम्हारे पीछे वाले पेड़ को काट के देखो। मीनो अपने मन में सोच रहा होता है, मैंने आज तक कभी अपने हाथ में तलवार को नहीं पकड़ा है। वो घबराते हुए जैसे तैसे करके पेड़ पर अटैक करता है, पर हम क्या देखते हैं, उसका अटैक तो बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। उसके इस अटैक को देखकर तो छोटा सा टेडी बियर भी शॉक्ड हो जाता है। एमसी उससे बोलता है, मिस्टर मीनो, तुम्हारी पावर तो इंसेन है,
तभी मिंजू उससे बोलती है, मिस्टर मीनो तुमने तो कमाल कर दिया। अब अगर एक से ज्यादा मॉन्स्टर्स भी हम पर अटैक करते हैं तो तुम और जिन्हो भी मिलकर हम लोगों को बचा लोगे। तभी टीम लीडर बोलती है, लगता है हम सभी को कोई ना कोई स्किल मिली है। तभी मिंजू बड़ा इतराते हुए बोलती है, मुझे तो लगता है मुझे प्रिंसेस क्लास मिली होगी। तभी जिन्हो उससे बोलता है, मेरे भाई के वेबटून में ऐसी कोई क्लास नहीं थी। जहां तक मुझे पता है तुम्हें थीफ क्लास मिली होगी। तभी मिंजू शॉक्ड हो जाती है और उससे पूछती है, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना। तभी जिन्हो उससे बोलता है, मिस मिंजू मेरे कार्ड तुम्हारे हाथों में क्या कर रहे हैं। ये बात सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। तभी एमसी बोलता है, मुझे तो ऐसा लगता है तुम्हें थीफ क्लास ही मिला है, क्योंकि तुमने ना चाहते हुए भी मेरी पॉकेट से उन कार्ड्स को चुरा लिया। एमसी की ये बात सुनकर सभी लोग इस बारे में आपस में बात करने लग जाते हैं। तभी मिंजू बोलती है, तुम लोग इसकी बात पर इतना जल्दी विश्वास क्यों कर रहे हो। तभी हमारा एमसी बोलता है, आने वाले फ्यूचर में तुम सभी को तुम्हारी अलग अलग क्लासेस मिल जाएंगी, पर अभी हमारा मेन गोल है एक ऐसे विलेज को फाइंड करना जहां हम थोड़ा आराम कर सकें। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक आदमी को जो बोलता है, मैंने नहीं सोचा था कि ऑर्क्स इतनी जल्दी मारे जाएंगे। लगता है कोई और समनर आ चुका है जो कि जूलियस की तरह ही मॉन्स्टर्स को समन कर सकता है। मुझे जल्द से जल्द जाकर डीमन किंग को ये रिपोर्ट देनी होगी। पर तभी हम देखते हैं उसके ईगल को कुछ हो जाता है और वो एक साइड को झुक जाता है, जिसकी वजह से वो आदमी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और नीचे गिर पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिंजू को, जो कि जोर जोर से रो रही होती है। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा होता है कि उसे थीफ क्लास मिल चुकी है। एमसी अपने मन में सोचता है, इसमें इतना रोने वाली क्या बात है। तभी मिंजू को भी मिस्टर मीनो की तरह उसका वेपन मिल जाता है। वो ना ही कार्ड्स होते हैं और ना ही कोई स्वॉर्ड, वो एक छोटा सा मैजिकल नाइफ होता है। सभी लोग चलते चलते थक जाते हैं और एमसी सोच रहा होता है, यहाँ कहीं आसपास कोई विलेज तो होना चाहिए। तभी एमसी बोलता है, मुझे लगता है वहां पर कोई विलेज है, इधर आकर देखो जल्दी। पर जितना मैंने सोचा था ये उससे ज्यादा दूर है, तो मुझे लगता है हमें और ज्यादा चलना पड़ेगा अभी। मिस्टर मीनो पीछे से बोलता है, क्या अभी और चलना बाकी है। एमसी अपने मन में सोचता है, कॉमिक्स के सीन में लोग इतना ज्यादा नहीं चलते, पर जबकि अब ये सब कुछ रियल लाइफ की तरह है तो फॉरेस्ट भी कुछ ज्यादा ही बड़ा हो चुका है। मिंजू सभी लोगों से बोलती है, उससे और नहीं चला जाएगा। उसकी ये बात सुनकर टीम लीडर उससे बोलती है, कंप्लेन करना बंद करो। तुम जब से यहाँ पर आई हो किसी न किसी चीज को लेकर कंप्लेन किए जा रही हो। तुम्हें तो थीफ क्लास मिली है, तुम्हें और टफ बनना चाहिए। तो मिंजू उसका रिप्लाई करती है और बोलती है, ऐसा नहीं है मैं कंप्लेन कर रही हूँ, बस मैं तो ये बता रही हूँ कि मुझसे और नहीं चला जाएगा अब। हम लोगों ने सुबह से कुछ नहीं खाया और हम बस लगातार चले ही जा रहे हैं, तो ये तो नॉर्मल है ना। तभी सेहा बोलती है, मैं भी मिंजू की बात से सहमत हूँ। मुझे लगता है हमें वहां जाने से पहले थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर भी बोलता है, अब तो मुझे भी ये स्वॉर्ड भारी लगने लगी है। तभी एमसी अपनी टीम लीडर से बोलता है, मुझे लगता है हम लोगों को यहीं पर रेस्ट कर लेना चाहिए। ये एक फैक्ट है कि अब सभी लोग बहुत ज्यादा थक चुके हैं। एमसी उन लोगों से बोलता है, हम लोगों को थोड़ी देर यहाँ पर आराम कर लेना चाहिए और अपनी स्ट्रेंथ को रिकवर करके फिर से गांव की तरफ बढ़ना चाहिए। वहीं टीम लीडर उससे बोलती है, ये भी तो हो सकता है हम यहाँ पर रेस्ट करने बैठ जाएं और मॉन्स्टर्स फिर से हम पर अटैक कर दें। सो बेटर यही होगा कि हम लोग किसी विलेज को सबसे पहले फाइंड करें। तभी उसकी ये बात सुनकर पीछे से मीनो बोलता है, इस चीज की चिंता तुम मत करो, हम लोग तुम्हारी रक्षा करेंगे। हाँ ये फैक्ट है कि चलना मुश्किल है, पर मैं खड़े होकर तुम लोगों को गार्ड तो कर ही सकता हूँ ना। तभी टीम लीडर उसकी ये बात सुनकर रिप्लाई करती है, मुझे लगता है तुम्हें अपनी स्वॉर्ड पर कुछ ज्यादा ही भरोसा हो चुका है। हालांकि ये एक अच्छी बात है। मिंजू उससे बोलती है, असिस्टेंट मैनेजर तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो, पर तुम्हारे ये कहने का मतलब क्या था जब तुमने बोला था कि हम लोग तुम्हारी रक्षा करेंगे। और कौन है जिसकी तुम बात कर रहे थे। मैं जिन्हों की बात कर रहा था, ऐसा असिस्टेंट मैनेजर मीनो बोलता है। एमसी उसका रिप्लाई करते हुए बोलता है, मैंने तुमसे कब कहा कि मैं गार्ड करूंगा। मैं भी बुरी तरह से थक चुका हूँ और मैं भी रेस्ट करना चाहता हूँ, तुम सभी लोगों की तरह। तभी असिस्टेंट मैनेजर उसका रिप्लाई करते हुए बोलता है, अभी के लिए जिन्हों के कार्ड और मेरी स्वॉर्ड ही है जो हम लोगों को प्रोटेक्ट कर सकती है। अब जब हम लोगों को ये पावर मिल ही चुकी है तो क्यों ना हम इसकी मदद से इन सभी लोगों को बचाएं। एमसी घबराते हुए उससे बोलता है, तुम्हारी बात तो सही है लेकिन यार। मिंजू उससे बोलती है, अब कंप्लेन करना बंद भी करो और मान भी जाओ। तभी टीम लीडर उससे बोलती है, आखिरकार हमें रेस्ट करने का मौका मिल ही गया, आगे का काम हम तुम दोनों पर छोड़ते हैं। मीनो उन सभी से बोलता है, नो प्रॉब्लम, मैं कल विलेज जाकर आराम से रेस्ट कर लूंगा, अभी के लिए तुम सब लोग सो जाओ।
बेचारा एमसी अपने मन में सोच रहा होता है, अगर तुम्हें शो ऑफ ही करना है तो अकेले करो ना, मुझे इस चीज में क्यों घसीट रहे हो। वहीं हम देखते हैं सेहा उसके पास आकर उसके कान में बोलती है, जिन्हो थैंक यू, मैं भी नहीं सोऊंगी, मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर इन सबको प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। उसकी ये बात सुनकर एमसी उससे बिल्कुल जेंटलमैन की तरह बोलता है, सेहा तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, तुम सो सकती हो। चलो आज के लिए सब यहीं पर रेस्ट करो और कल सुबह होते ही हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। पर हमें क्या देखने को मिलता है, सेहत सोती नहीं है और उसके साथ गार्ड करने लगती है। बाकी दोनों लड़कियां आराम से सो जाती हैं और ये तीनों भी आराम से रेस्ट कर रहे होते हैं। तभी एमसी सेहा से बोलता है, सेहा मैंने तुमसे कहा था ना, तुम्हें सो जाना चाहिए, तुम थक गई होगी। इस बात का रिप्लाई करते हुए सेहा बोलती है, जिन्हो तुम इस बात की चिंता मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर मैंने तुम्हें गार्ड करने के लिए अकेले छोड़ दिया। एमसी उससे बोलता है, तुम इतनी चिंता मत करो, मैं अकेला नहीं हूँ, मीनो भी तो यहाँ पर है। पर वो दोनों क्या देखते हैं, मीनो तो वहाँ खड़े खड़े ही सो जाता है। उसे ऐसा देखकर एमसी अपने मन में सोचता है, पहले लड़कियों के सामने फ्लैक्स मारने की वजह से तो कितनी लंबी लंबी फेंक रहा था, और अब देखो जरा सी देर में ही सो गया। सेहा उससे बोलती है, मुझे लगता है मीनो भी थक गया होगा बेचारा। अब केवल हमारे पास एक ही इंसान बचा है जो कि प्रॉपरली फाइट कर सकता है, हमारा टेडी बियर समनर मिस्टर जिन्हो। एमसी उससे बोलता है, हाँ हाँ बस भी करो, इतना मजाक मत बनाओ मेरा। एमसी अपने मन में सोचता है, मेरे भाई की कॉमिक के हिसाब से यहाँ पर एक बर्न टाइम आता है, मैं तो बस यही चाहता हूँ कि अभी सब लोग रेस्ट कर रहे हैं, अभी कोई गड़बड़ ना हो जाए बस। सेहा जिन्हो से पूछती है, जिन्हो तुम्हें क्या लगता है, वापस अपनी दुनिया में जाने का कोई रास्ता है। एमसी उससे बोलता है, सेहा मुझे भी नहीं पता यार, यहाँ से बाहर कैसे निकलें। ये दुनिया मेरे भाई की बनाई हुई वेबटून के अंदर है, जिसे मैंने ढंग से पढ़ा भी नहीं था, और इसी वजह से मैंने इसे पूरा फिनिश भी नहीं किया था। सेहा उससे बोलती है, अब जबकि हम लोग अकेले हैं, तो क्या तुम मुझे एक्सप्लेन करोगे कि उस कॉमिक में आखिर था क्या क्या। एमसी उससे बोलता है, मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ उसमें स्पेशल था, वो कॉमिक ऐसी थी जैसे उसे 30-40 साल पहले बनाया गया हो। वो स्टोरी कुछ इस तरह थी कि एक हीरोज का ग्रुप डीमन किंग को डिफीट करने के लिए जर्नी पर जाता है, और उस डीमन किंग के पास एक मैजिकल आइटम होता है, और उस मैजिकल आइटम का नाम होता है मैजिक ऑर्ब, जो कि कोई भी विश पूरी कर सकता है। हीरोज का ग्रुप उस मैजिक ऑर्ब की पावर को यूज करते हैं उस वर्ल्ड को रिस्टोर करने के लिए जिसे डीमन किंग ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। तभी एमसी अपने मन में सोचता है, वो ऑर्ब, हाँ वो ऑर्ब वहीं पर था। सेहा उससे पूछती है, डीमन किंग के पास ऐसी भी कोई चीज थी। एमसी उससे बोलता है, हाँ मुझे अच्छे से याद है, उसके पास ऐसी चीज थी। अगर हमने डीमन किंग को डिफीट कर दिया और उस ऑर्ब को अपने हाथों में ले लिया, तो शायद हम अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में वापस जा सकते हैं। सेहा उससे पूछती है, तुम्हें सच में लगता है हम उस ऑर्ब को यूज करके अपने रियल वर्ल्ड में जा सकते हैं। तभी हम देखते हैं मिंजू की आईज ओपन हो जाती हैं और वो बोलती है, मुझे तो बाथरूम यूज करना है। सेहा उससे पूछती है, अरे मिंजू तुम उठ गई। मिंजू बोलती है, हाँ मुझे बाथरूम जाना है। अरे हाँ, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है, तुम लोगों ने सोचा है इस जैसी जगह पर हम बाथरूम वगैरह कहाँ पर करेंगे। उसकी ये बात सुनकर सेहा और जिन्हो उसे घूरने लग जाते हैं। सेहा उससे बोलती है, हाँ अब जबकि हम फॉरेस्ट में हैं, तो मुझे लगता है तुम्हें वहाँ झाड़ियों में चले जाना चाहिए। तभी मिंजू उससे गुस्से में बोलती है, हाँ मैंने ऐसा ही सोचा था, तुम ऐसा ही बोलोगी। पर वो जाते जाते हमारे एमसी से बोलती है, जिन्हो झांकने की कोशिश मत करना। हमारा एमसी अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे तुम्हें झांकने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हम मिंजू को देखते हैं, जो कि फ्रेश होने के लिए कहीं पर अच्छी जगह ढूंढ रही होती है उस जंगल में। वो अपने मन में सोचती है, ज्यादा दूर जाना खतरनाक होगा मेरे लिए, मुझे लगता है इतनी दूरी काफी रहेगी, मैं उनसे थोड़ी दूर तो आ ही चुकी हूँ। वो वहीं पेड़ के पीछे बैठ जाती है और सोचती है, वो लोग यहाँ नहीं देख रहे होंगे। वो बैठे बैठे ये सोच रही होती है कि मैंने नहीं सोचा था जिन्हो और सेहा इतने क्लोज होंगे। वो सेहा से जेलस हो रही होती है। वो अपने मन में सोचती है, सेहा बहुत ही चालाक लड़की है, वो धीरे धीरे करके जिन्हों के बहुत करीब आती जा रही है, हालांकि मैं इस बारे में क्यों सोच रही हूँ। तभी उसे अपने पीछे से किसी की आवाज सुनाई देती है। वो किसी आदमी का हाथ होता है जो कि हेल्प मांग रहा होता है। मिंजू उसे देखकर एकदम शॉक्ड रह जाती है। वो आदमी बड़े ही डरावने तरीके से उससे बोलता है, क्या तुम मुझे उठाने में मेरी मदद करोगी। मिंजू जल्दी से वहां से उठ के खड़ी हो जाती है और उससे बोलती है, क्या तुम इंसान ही हो। वो आदमी अभी भी उससे बोल रहा होता है, मेरी मदद करो। वहीं दूसरी तरफ मिंजू के चिल्लाने की आवाज सेहा और जिन्हो सुन लेते हैं। वो दोनों सोचते हैं, पता नहीं इसे क्या हो गया। मीनो की भी नींद खुल जाती है और वो बोलता है, क्या हुआ। मिंजू जोर जोर से चिल्लाते हुए बोल रही होती है, सब लोग जल्दी से यहाँ पर आओ। उसकी ये बात सुनकर टीम लीडर की भी आंख खुल जाती है।
तभी उसकी निगाह अपने आप पर जाती है। वो बहुत जोर से ग्लो कर रही होती है। टीम लीडर अपने आप को देखती है, उसके कपड़े बिल्कुल ही चेंज हो चुके होते हैं। वो अपने मन में सोचती है, क्या मुझे भी बाकी लोगों की तरह मैजिकल एनर्जी मिल चुकी है? वहीं दूसरी तरफ जिन्हो और सेहा मिंजू की तरफ तेजी से भागते हैं। एमसी उससे पूछता है, क्या हुआ मिंजू, तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? वो घबराते हुए जिन्हो से बोलती है, वहाँ झाड़ियों में एक अजीब सा आदमी है। जब मैं वहां पर गई तब वो अचानक से आ गया और बोलने लगा, मेरी मदद करो। एमसी उससे पूछता है, अजीब आदमी से तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? जब वो दोनों वहां पर जाकर देखते हैं तो उन्हें दिखाई देता है एक आदमी बहुत ही अजीब से कपड़े पहनकर वहां पर पड़ा होता है। उसकी शक्ल भी बहुत ही ज्यादा भद्दी होती है। एमसी उसे देखकर एकदम शॉक्ड हो जाता है। वो बोलता है, एक मिनट रुको, ये आदमी तो, हाँ इसमें कोई डाउट नहीं है, ये आदमी डीमन किंग का एक सबॉर्डिनेट है और इसका नाम है ईगल मैन। हमारा शुरुआत में ही एक बॉस कैरेक्टर से सामना हो गया, मुझे यकीन नहीं हो रहा। उसे देखकर एमसी बहुत ज्यादा घबरा जाता है, पर वो इस समय बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में दिख रहा होता है। एमसी अपने मन में सोच रहा होता है, इसकी ये हालत कैसे हो गई? वो आदमी उनसे बोलता है, मेरी मदद करो, जल्दी से मुझे उठाओ। मिंजू उससे बोलती है, तुम एक ठरकी इंसान हो, तुम मुझे वहां पर झांक रहे थे, मैं तुम्हारी मदद नहीं करने वाली। सेहा हमारे एमसी से बोलती है, जिन्हो मुझे लगता है इस आदमी को चोट लगी है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। एमसी उससे बोलता है, सेहा ऐसा मत करना। सेहा उससे पूछती है, लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रहे हो जिन्हो, तुम तो बहुत ही अच्छे इंसान हो ना? एमसी उसकी बात का रिप्लाई करते हुए बोलता है, इस आदमी का नाम ईगल मैन है और ये डीमन किंग का एक लॉयल सर्वेंट भी है। सेहा और मिंजू उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। मिंजू हमारे एमसी से बोलती है, जिन्हो तो क्या ये आदमी एक बुरा इंसान है? जिन्हो उसका रिप्लाई करता है और बोलता है, हाँ कॉमिक्स के हिसाब से तो ये एक विलन है। एमसी अपने मन में सोचता है, मैंने तो बस ये सोचा था कि ये दुनिया मेरे भाई की कॉमिक्स के जैसे सेम होगी, पर यहाँ पर तो एग्जैक्टली सारे कैरेक्टर सेम ही हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना, वो हीरोज जो कि प्रोटैगनिस्ट हैं वो भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। तभी मिंजू उससे बोलती है, जिस तरह से ये तड़प रहा है ऐसा नहीं लगता कि ये फाइट कर सकता है। एमसी उससे बोलता है, मुझे ऐसा नहीं लगता, जिन ऑर्क से हमने पहले फाइट की थी वो मिलके भी इस आदमी को नहीं हरा सकते। इवन अगर 1000 ऑर्क्स भी आ जाएं तब भी मिलकर इसे नहीं हरा पाएंगे इस हालत में भी। तभी सेहा उससे पूछती है, लेकिन ऐसा क्यों है जिन्हो, ये आदमी इतना ताकतवर कैसे है? तभी पीछे से टीम लीडर और मीनो भागते हुए आते हैं। टीम लीडर चिल्लाते हुए बोलती है, यहाँ पर क्या चल रहा है जिन्हो? मैंने मिंजू के चिल्लाने की आवाज सुनी। तभी वो सब लोग टीम लीडर को देखकर एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। टीम लीडर, आपके कपड़ों को क्या हुआ? मुझे लगता है आप एक विजार्ड हो, ये आउटफिट आप पर बहुत सूट कर रही है। तब टीम लीडर बोलती है, पता नहीं कैसे अचानक से जब मैं सो रही थी तो मेरी ड्रेस चेंज हो गई। मिंजू अपने मन में सोचती है, काश ये ड्रेस मुझे मिल जाती तो मैं इसमें ज्यादा सुंदर लगती। तभी मीनो उनसे पूछता है, यहाँ पर क्या चल रहा है, कोई मुझे बताएगा? एमसी अपने मन में सोचता है, चलो कम से कम तुम इतनी गहरी नींद में तो नहीं सोते। एमसी अपने मन में सोच रहा होता है, इस आदमी के पास बहुत सारी पावर्स हैं, फिर भी ये यहाँ पर इस तरह से क्यों पड़ा हुआ है? अगर ये आदमी उठकर लड़ने लगा तो मुझे नहीं लगता मैं इसे हरा पाऊंगा अपने कार्ड से। मैं बस यही होप कर सकता हूँ कि इसकी इंजरी थोड़ी ज्यादा सीरियस हो ताकि ये लड़ ना पाए। वो आदमी उनसे बोलता है, तुम सभी लोग बड़बड़ाना बंद करो और मेरी मदद करो। तुम्हें दिख नहीं रहा मेरी सारी हड्डियां टूट चुकी हैं? टीम लीडर सेहा के कान में फुसफुसाते हुए बोलती है, ये आदमी कौन है जो यहाँ पर लेटा हुआ है? सेहा उसे बताती है, जिन्हो के अकॉर्डिंग ये आदमी डीमन किंग का एक सर्वेंट है जिसका नाम है ईगल मैन। एनीवेज, ये तुम्हारी सोच से भी ज्यादा पावरफुल है। तभी एमसी उस आदमी से पूछता है, तुम्हारी हड्डियां कैसे टूट गईं? क्या हुआ था? वो आदमी बोलता है, वेल क्या बताऊं अब तुम्हें। इतनी बात बोलकर वो एकदम से शांत हो जाता है। वहां पर सस्पेंस क्रिएट हो जाता है और सभी लोग उसको बड़े अलग तरीके से देख रहे होते हैं। तभी वो आदमी एकदम से बोलता है, मुझे याद नहीं आ रहा कि मेरी ये हालत कैसे हो गई। ये सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। तभी एमसी उसके पास जाकर बोलता है, तुम्हें इतना तो याद होगा कि तुम्हारा नाम क्या है? वो आदमी रिप्लाई करता है और बोलता है, नहीं मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। वो गहरी सोच में पड़ जाता है और अपना नाम याद करने लगता है। तभी हमें देखने को मिलता है उसे तो अपना नाम भी याद नहीं है। उसे देखकर एमसी शॉक्ड हो जाता है और अपने मन में सोचता है, क्या ईगल मैन को अनेसिया की बीमारी है? गाइस, भूलने की बीमारी को हम अनेसिया कहते हैं। एमसी उसके पास जाकर बोलता है, क्या तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं है पुराना? वो आदमी बोलता है, हाँ यही तो मैं कह रहा हूँ, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा कि मैं कर क्या रहा था, पर मुझे इतना तो याद है कि मैं किसी इम्पोर्टेंट काम से आया था। तभी टीम लीडर अचानक से बोलती है, असिस्टेंट मैनेजर ली।
उसकी ये बात सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और बोलने लग जाते हैं, क्या टीम लीडर ने अभी अभी कुछ कहा? ईगल मैन अपने मन में सोच रहा होता है, असिस्टेंट मैनेजर ली, क्या मैं इस तरह का आदमी हूँ? टीम लीडर उसके पास आकर बोलती है, हाँ असिस्टेंट मैनेजर ली, तुम्हें याद नहीं है, हम सेम कंपनी में काम करते हैं। तुम मेरे असिस्टेंट मैनेजर हो, तब भी तुम्हें मैं याद नहीं हूँ। ये बहुत ही शर्म की बात है कि मेरा इतना काबिल असिस्टेंट मैनेजर मुझे भूल गया। वो आदमी अपने मन में सोचता है, हाँ मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। अब मैं धीरे धीरे करके सारी बातों को समझ रहा हूँ। तभी एमसी भी अपने मन में सोचने लग जाता है कि इस आदमी की सारी मेमोरीज जा चुकी हैं। तो क्या इसके खिलाफ टीम लीडर की ये कोई चाल है? टीम लीडर मन ही मन सोच रही होती है, जैसा कि जिन्होंने कहा, अगर ये डीमन किंग का बहुत ही खास आदमी है, तब तो इसके पास बहुत ही शक्तिशाली कॉम्बैट पावर होगी। और अगर हम ऐसा प्रिटेंड करें कि ये हमारी साइड है और इसे अपने साथ ले जाएं, तो शायद हमारे लिए हेल्प होगी। तभी टीम लीडर चिल्लाते हुए बोलती है, जिन्हो और मीनो, प्लीज मैनेजर ली को उठाने में उनकी मदद करो। वो आदमी बोलता है, हाँ तुम सही हो, शायद मुझे तुम पर ही रिलाय करना होगा। उसकी ये बात सुनकर जिन्हो उससे बड़े प्यार से बोलता है, आप घबराइए मत मिस्टर ली, मेरे कंधे पर हाथ रख के खड़े हो जाइए। तभी एमसी बोलता है, एक मिनट रुको, ये आदमी तो अभी वहीं पर लेटा था ना जहाँ पर मिंजू ने अभी टॉयलेट किया है, तो इसका मतलब ये पूरी तरह से गंदा हो चुका है। ये सोचकर एमसी उसे धक्का मार देता है। ईगल मैन उससे चिल्लाते हुए बोलता है, ये तुम क्या कर रहे हो? तुमने मुझे क्यों फेंक दिया जबकि तुम उठने में मेरी मदद कर रहे थे? एमसी उससे बोलता है, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि तुम गंदे हो चुके हो। तभी वो आदमी बोलता है, एक मिनट रुको, अब मुझे दर्द नहीं हो रहा, अभी कुछ मिनट पहले मैं डेफिनेटली पेन में था। एमसी उससे बोलता है, मिस्टर ली, क्या तुम अब अच्छा फील कर रहे हो? ईगल मैन उससे बोलता है, हाँ अब जबकि मैं पेन में नहीं हूँ, तो कोई मुझे बताएगा यहाँ पर चल क्या रहा है? मुझे अब भी कुछ अच्छे से याद नहीं आ रहा। एमसी अपने मन में सोचता है, जो आदमी अभी एक मिनट पहले खड़ा तक नहीं हो पा रहा था, वो इतनी जल्दी एकदम से ठीक भी हो गया। इसके पास सच में डीमन किंग की दी गई कोई रिकवरी पावर है। मुझे लगता है अभी के लिए इसे अपने साथ ले जाना ही ठीक होगा। तभी हम देखते हैं वो सारे लोग साथ में आगे बढ़ने लगते हैं। ईगल मैन अपने मन में सोच रहा होता है कि मैंने टीम लीडर को बोल तो दिया कि मेरी सारी याददाश्त वापस आ चुकी है, पर सच बताऊं तो मुझे कुछ भी याद नहीं है। एनीवेज, मुझे खुशी है कि मेरी बॉस इतनी ब्यूटीफुल है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत ही मजे की जिंदगी जी रहा था। तभी सेहा जिन्हो से बोलती है, ये आदमी डीमन किंग की साइड है और ये डेंजरस हो सकता है अगर हम इसे अपने साथ ले गए। इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये सच में अपनी याददाश्त खो चुका है। पर अगर हम इन सब बातों से हटके सोचें तो इसके पास इनक्रेडिबल पावर है। जिन्हो उसे समझाते हुए बोलता है, हमारा गोल डीमन किंग के कासल में जाना है, तो किसी न किसी दिन तो हमको इसका सामना करना ही पड़ेगा। तो क्यों ना तब तक के लिए हम इसको अपने फायदे के लिए यूज करें। सेहा उससे बोलती है, बाय द वे, हमें सबको डीमन किंग के कैसल में रखे हुए ऑर्ब के बारे में बता देना चाहिए। तभी हम देखते हैं उनके आसपास की जमीन हिलने लगती है और उन्हें फिर से गुर्राने की आवाज आने लगती है जैसे कोई मॉन्स्टर हो। टीम लीडर बोलती है, ये अजीब सी साउंड कैसी है? ये तो बिल्कुल वैसी ही साउंड है जो हमने पहले सुनी थी। तभी हमें देखने को मिलता है बड़े बड़े दो मॉन्स्टर वहां पर आ जाते हैं। वो साइज में गॉब्लिन्स से बड़े होते हैं। मीनो बोलता है, क्या फिर से मॉन्स्टर्स आ गए? वो दोनों मॉन्स्टर्स बहुत ही गुस्से में उनकी तरफ देखकर गुर्रा रहे होते हैं। एमसी बोलता है, क्या ये ओगर हैं? वो दोनों मॉन्स्टर्स उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। एमसी बोलता है, सभी लोग भागो यहाँ से। तभी मिंजू मीनो से बोलती है, तुम्हारे पास तो स्वॉर्ड है, इन्हें खत्म कर दो। तभी हम देखते हैं मीनो तो अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगता है। ये देखकर मिंजू बहुत ही डिसअपॉइंट हो जाती है। तभी वो जिन्हो को देखकर बोलती है, हाँ जिन्हो भी तो यहाँ पर है। मिंजू उससे बोलती है, तुम यहाँ पर खड़े होकर क्या कर रहे हो? जल्दी करो और उस बियर को वापस से समन करो। एमसी अपने मन में सोचता है, एक मिनट रुको, बियर अभी तक कूल डाउन नहीं हुआ है। अगर मैं सही से याद करूं तो कॉमिक्स में एक कूल डाउन पीरियड होता है मॉन्स्टर्स को समन करने के लिए। मैं इन लोगों की मदद नहीं कर सकता। अब बस एक ही रास्ता बचा है, मैं किसी नए मॉन्स्टर को ड्रॉ करके उसे समन कर सकता हूँ। तभी जिन्हों अपने कार्ड पे किसी मॉन्स्टर की ड्राइंग बनाने लगता है। वो अपने मन में सोचता है वो एलिमेंट्स कौन से थे जो मॉन्स्टर्स की स्ट्रेंथ को डिफाइन करते हैं। कार्ड की रैंक और जिस तरह का पेन हम यूज कर रहे हैं वो भी बहुत मैटर करता है अपने मॉन्स्टर को पावरफुल बनाने के लिए। मॉन्स्टर को ड्रॉ करने की क्वालिटी और उस मॉन्स्टर्स के फीचर्स, वेपन एक्सेट्रा उसकी स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करते हैं। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो 5 स्टार कार्ड पर बनाया गया एक बेकार सा दिखने वाला मॉन्स्टर उस मॉन्स्टर से कम ताकतवर होगा
जिसे 3 स्टार के कार्ड पर भी अच्छी तरह से ड्रॉ किया गया हो। अनफॉर्चुनेटली उस बियर को एक 5 स्टार कार्ड पर बनाया गया था। अभी के लिए मैं 3 स्टार कार्ड पर भी जल्दी से एक ठीक ठाक सा मॉन्स्टर बनाने का ट्राई कर रहा हूँ। मैं और लोगों से ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ जब बात मॉन्स्टर्स की ड्राइंग बनाने पर आती है। पर हम देखते हैं एमसी को उनके सामने बेखौफ खड़ा हुआ देखकर वो मॉन्स्टर्स और भी ज़्यादा भड़क जाते हैं। मिंजू उन्हें देखकर डर के मारे भागने लगती है। एमसी सोचता है इन्होंने इतनी जल्दी हमला करना भी चालू कर दिया, अभी तो मैंने ड्राइंग भी नहीं कर पाई। एमसी सोचता है क्या मैं टाइम पर ड्रॉ कर भी पाऊंगा या नहीं। मिंजू थककर वहीं लेट जाती है। एमसी बोलता है शिट, मैं अनकंफर्टेबल हूँ और सही से ड्रॉ नहीं कर पा रहा। अगर इसी तरह सब कुछ चलता रहा तो शायद हम मर जाएंगे। पर हम देखते हैं ईगल मैन उन दोनों मॉन्स्टर्स के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। वो अपने मन में सोचता है मुझे नहीं पता यहाँ पर क्या चल रहा है, पर पता नहीं क्यों मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा, बल्कि ये दोनों मॉन्स्टर्स तो मुझे क्यूट लग रहे हैं। टीम लीडर पीछे से चिल्लाते हुए उससे बोलती है मिस्टर ली, तुम क्या कर रहे हो? वहां खड़े रहना डेंजरस है, जल्दी भागो मिस्टर ली। तभी हम देखते हैं वो मॉन्स्टर ईगल मैन पर अटैक कर देता है, पर उसकी आंखों में किसी भी तरह का डर नहीं दिख रहा होता। वो मॉन्स्टर एक टूटे हुए पेड़ से उस पर अटैक कर देता है। मीनो बोलता है मुझे तो लगता है मिस्टर ली मर चुका होगा, पर सभी लोग ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। ईगल मैन तो उस मॉन्स्टर के अटैक से बच चुका होता है। वो ऐसा बोलता है मुझे कुछ भी याद नहीं है, पर फिर भी मैं इस बात से कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं जीत सकता हूँ। उन दोनों की फाइट बहुत ही ज़्यादा इंटेंस हो चुकी होती है, पर हम देखते हैं तभी वहाँ पर धुआं धुआं हो जाता है और वहाँ खड़े किसी भी आदमी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। तभी ईगल मैन स्माइल करता है और हम देखते हैं वो एक ईगल को समन करके वहाँ पे बुला लेता है। जिन्हो बोलता है ये क्या चीज़ है, पर वो ईगल एक अटैक में ही उस बड़े से मॉन्स्टर को 2 टुकड़ों में काट देता है। टीम लीडर तो ये देखकर शॉक्ड ही रह जाती है और ईगल मैन बहुत ही कॉन्फिडेंट फील कर रहा होता है। और हम देखते हैं उस बड़े से मॉन्स्टर के हाथ पैर सिर सब अलग अलग पड़ा होता है। मीनो ये सब चीज़ों को बड़े ध्यान से देख रहा होता है और टीम लीडर सोच रही होती है क्या ये है डीमन किंग के सबऑर्डिनेट की ताकत। और हम देखते हैं ईगल मैन अपने ईगल पे चढ़कर फिर से फ्लोट करने लगता है और उस ईगल का काम खत्म हो जाने के बाद उसको फिर से वापस भेज देता है। वो ईगल उसी कार्ड में वापस चला जाता है जिसमें से वो आया होता है। ईगल मैन ये सब करते हुए बहुत ही कूल लग रहा होता है। एमसी अपने मन में सोचता है ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने ईगल मैन से एक्सपेक्ट किया था। वो कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं है जिसे छोटे मोटे मॉन्स्टर्स यूं ही हरा दें। टीम लीडर ईगल मैन से कहती है वाओ मिस्टर ली, तुमने ये कैसे किया? तुम बहुत ही ज्यादा कूल लग रहे थे। सभी लोग उसकी तारीफ करने लग जाते हैं। टीम लीडर तो ये भी बोलती है मिस्टर ली तुम बेस्ट हो। तभी हम देखते हैं मिंजू मिस्टर मीनो से बोलती है क्या अब तुम ये बताने का कष्ट करोगे कि तुम मॉन्स्टर्स को देखकर भाग क्यों गए थे? मीनो उसकी ये बात सुनकर घबरा जाता है। तभी वो बहाना बनाते हुए बोलता है मैं उन मॉन्स्टर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। टीम लीडर उससे बोलती है झूठ बोलना बंद भी करो। फिर वो ईगल मैन को उनकी जान बचाने के लिए शुक्रिया करती है। ईगल मैन उससे शर्माते हुए बोलता है अरे मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया। तभी हम देखते हैं हमारा एमसी सेहा से बोलता है मुझे इस बात की खुशी है कि सब लोग सेफ हैं। सेहा उससे बोलती है हाँ जिन्हो, मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ। एमसी अपने मन में सोचता है मुझे इस बात की खुशी है कि हमने उन दोनों मॉन्स्टर्स को हरा दिया, पर एक तरफ इस बात का डर भी है कि हम अपने साथ एक एनिमी को लेकर चल रहे हैं। फिर हम देखते हैं वो सभी के सभी किसी गांव की तरफ एक साथ बढ़ने लगते हैं और हमें देखने को मिलता है टीम लीडर और मीनो ईगल मैन से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। मीनो उससे पूछता है तुमने इतने बड़े ईगल को कैसे समन कर लिया? ईगल मैन उसका रिप्लाई करते हुए बोलता है अरे ये तो कुछ भी नहीं था। सेहा हमारे एमसी से पूछती है ये आदमी तुम्हारी तरह ही मॉन्स्टर्स को समन कर सकता है राइट? जिन्हो उसे बोलता है हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। टू बी ऑनेस्ट मुझे ईगल मैन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। सेहा बोलती है तुम्हारा ये कहने का मतलब क्या है? एमसी उसका रिप्लाई करते हुए बोलता है वो कॉमिक कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं देती कि ईगल मैन कैसे फाइट करता है, पर उसके इस बैटल सीन को देखने के बाद मुझे उसकी पावर्स से थोड़ा डर लगने लगा है, कहीं ये हमारे लिए मुसीबत ना बन जाए। मुझे उसके कार्ड की रैंक की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, पर तुम्हें नहीं लगता वो मॉन्स्टर ज्यादा ही बड़ा और शक्तिशाली था? ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे नहीं लगता मैं इस तरह का मॉन्स्टर ड्रॉ कर सकता हूँ। मेरी ड्राइंग का उसके सामने कोई कंपटीशन नहीं है। उसकी ड्रॉ करने की स्किल मुझसे कहीं ज्यादा है। सेहा उससे घबराते हुए बोलती है अच्छा तो तुम्हें ऐसा लगता है। जिन्हो उससे बोलता है मेरी ड्राइंग की क्वालिटी के हिसाब से मुझे नहीं लगता मैं उससे जीत पाऊंगा।
क्योंकि ईगल मैन ने अपने मॉन्स्टर को बहुत ही प्रोफेशनली समन भी किया और उसी तरह से उसे वापस भी भेज दिया, जबकि मैं तो अपना मॉन्स्टर ड्रॉ भी नहीं कर पाया था। सेहा उससे बोलती है, जिन्हो तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? जहाँ तक मैं जानती हूँ तुम्हारी ड्राइंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, और अगर बात मॉन्स्टर की ड्राइंग की हो तब तो तुम उसमें बिल्कुल प्रोफेशनल हो, और मुझे इस बात का पूरा यकीन है अगर तुम्हारी ड्राइंग का लेवल वैसा ही है जैसा पहले था तो यकीनन तुम सबसे ज़्यादा ताकतवर मॉन्स्टर को समन करने में सक्सेसफुल हो जाओगे। तभी मीनो बोलता है, ये अजीब सी स्मेल कैसी है? मीनो ईगल मैन से बोलता है, तुम में से तो बहुत ही बेकार स्मेल आ रही है, और इतना बोलकर वो वहां से अलग हट जाता है। ईगल मैन उससे भड़कते हुए बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गंदा कहने की? तभी टीम लीडर उसके पास आकर बोलती है, मिस्टर ली तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, तुम्हारी वजह से हम सेफ हैं। थैंक्स अ लॉट, तुमने हमारी मदद की। ईगल मैन उसे रिप्लाई करता है और बोलता है, आपको इतना फॉर्मल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ईगल मैन टीम लीडर से बोलता है, मुझ में से अजीब सी स्मेल आ रही है, क्या तुम्हें इस बात से कोई दिक्कत नहीं है? तभी टीम लीडर बोलती है, मिस्टर ली ने बहुत ज़्यादा काम किया है तो क्या स्मेल मैटर करती है? ईगल मैन अपने मन में सोच रहा होता है, ये लड़की एक एंजल है। वो टीम लीडर से बोलता है, सॉरी पर मुझे आपका नाम याद नहीं आ रहा, क्या आप मुझे अपना नाम बताएंगी? टीम लीडर उससे मुस्कुराते हुए बोलती है, यहाँ पर सब लोग मुझे टीम लीडर बुलाते हैं तो तुम भी मुझे वही बुला सकते हो। ईगल मैन शर्माते हुए बोलता है, अच्छा तो मैं भी आपको टीम लीडर बुला सकता हूँ। फिर हम देखते हैं टीम लीडर सबको इकट्ठा होने को बोलती है। फिर वो बोलती है, अब हमें विलेज की तरफ चलना चाहिए। सभी लोग थोड़ी और हिम्मत दिखाओ और विलेज की तरफ बढ़ो। ईगल मैन उसकी बात से एग्री करते हुए बोलता है, हाँ हाँ अब हमें चलना चाहिए। तभी हमें देखने को मिलता है एक मेज जैसी दिखने वाली लड़की एक फायर ड्रैगन पर बैठकर उनके ऊपर से गुजर रही होती है। वो उन लोगों को नोटिस तो कर लेती है पर उस बात पर कोई एक्शन नहीं लेती। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कुछ और लोगों को जो कि हमारे एमसी की तरह ही जर्नी पर निकले हुए होते हैं। तभी हमें एक हैंडसम से लड़के को दिखाया जाता है और उसके दो साथियों को भी। वो फायर ड्रैगन पर बैठी हुई लड़की जूलियस जूलियस चिल्लाते हुए नीचे की तरफ बढ़ रही होती है। वो जोर जोर से चिल्ला रही होती है, डीमन किंग की आर्मी का पता लग गया। गाइस मैंने सच में डीमन किंग की आर्मी का पता लगा लिया है। तभी वो लड़का जिसका नाम जूलियस होता है वो उससे बोलता है, माना कि तुम बहुत ज़्यादा शोर मचा रही हो पर तुमने डीमन किंग की आर्मी का पता लगा ही लिया। तभी हमें देखने को मिलता है वो बंदा भी हमारे एमसी की तरह ही एक समनर होता है। वो उस फायर ड्रैगन को अपने कार्ड के अंदर वापस भेज देता है और वो मेज जैसी दिखने वाली लड़की उस मॉन्स्टर से नीचे कूद जाती है। जूलियस उससे पूछता है, क्या तुम हमें उस मॉन्स्टर के बारे में कुछ और जानकारी दे सकती हो, जैसे कि उसका साइज और उसकी आर्मी में कितने लोग थे और उन सभी की लोकेशन क्या है? तभी हमें उस मेज का नाम पता चलता है, उसका नाम रेजिना होता है। वो बोलती है, डीमन किंग की आर्मी का साइज बहुत ही छोटा है, उसमें बस तकरीबन 4-5 लोग थे। जूलियस अपने मन में सोचता है, ये बहुत ही ज़्यादा अजीब बात है, डीमन किंग की आर्मी इतनी तो ज़्यादा छोटी नहीं हो सकती, आखिर वो लोग चाहते क्या हैं और यहाँ करने क्या आए हैं? तभी रेजिना बोलती है, ये सब छोड़ो, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है, उनकी टीम को ईगल मैन कमांड कर रहा है जो कि डीमन किंग का एक सबऑर्डिनेट है, तो हमें उसे एक छोटी मोटी टीम नहीं समझना चाहिए। उनके पास ऐसे वॉरियर्स भी हैं जिनकी बहुत ही ज़्यादा यूनिक आउटफिट है। जूलियस बोलता है, मुझे नहीं पता चल पा रहा ये ईगल मैन चाहता क्या है और वो इतनी छोटी सी टीम के साथ इस जंगल में कर क्या रहा है। हमें यहाँ बैठकर और समय बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चलो जल्दी से उन पर अटैक करके उन सभी लोगों को हरा देते हैं। वो सभी लोग जूलियस की बात से सहमत हो जाते हैं। तो गाइस ये हीरो जूलियस और उसकी पार्टी के मेंबर और कोई नहीं, मेरे भाई के वेबटून के मेन कैरेक्टर्स हैं जो कि आगे जाकर डीमन किंग को डिफीट करते हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि ये आगे जाकर एक दूसरे को कैसे फेस करते हैं। खैर सीन दूसरी जगह पर शिफ्ट होता है और हमें एक नई जगह दिखाई जाती है। वो देखने से तो एक डेवलप्ड विलेज लग रहा होता है जहाँ पर बहुत ही चहल पहल थी। एमसी और उसकी पार्टी उस विलेज में एंटर करते हैं। उन सभी के फेस पर स्माइल थी क्योंकि अब वो इस विलेज में आराम से रेस्ट कर सकते हैं। उस विलेज में पहुंचकर मीनो बोलता है, फाइनली हम यहाँ पर पहुंच ही गए। टीम लीडर उन सभी से बोलती है, खैर अब हम आराम से रिलैक्स कर सकते हैं। टीम लीडर ईगल मैन से बोलती है, मिस्टर ली तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी ही वजह से हम विलेज में सेफली पहुंच पाए हैं। ईगल मैन उससे शर्माते हुए बोलता है, आपको मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है,